हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को सिलेक्ट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मल्टीबैगर पोर्टफोलियो स्टॉक्स के आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे ग्लास लाइन इक्विपमेंट का एक बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर शेयर। पहले आप नाम देख लीजिए, HLE ग्लासकोट लिमिटेड के बारे में। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है ये शेयर 3300 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसका इस साल का 2022 का रिटर्न देखेंगे तो आपको दिखाई देगा करीब 43% ये डाउन चल रहा है। लेकिन अगर आप इसका एक साल का रिटर्न देखेंगे तो आपको दिखाई देगा सिर्फ 8% नेगेटिव रिटर्न है। और अगर आप इसका 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो देख के आप चौंक जाएंगे। 5 साल में ये कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को मैसिव 1814 रुपीज़ रिटर्न जनरेट करके दिया है। मतलब 5 साल पहले इस शेयर में कोई अगर 1 लाख इन्वेस्ट किए होते, आज के दिन उसका वैल्यू होता करीब 19,14,000 रुपये। मतलब आप समझ पा रहे कितना बड़ा ये मार्केट लीडर तो नहीं है, मल्टीबैगर शेयर है। मार्केट लीडर इस सेक्टर में जो है वो है आपका GMM फॉडलर। लेकिन वो शेयर मैं आपको क्यों सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसका जो मैनेजमेंट का एक इशू है। उसमें इनसाइडर ट्रेडिंग का एक इशू चल रहा है, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसलिए वो कंपनी मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो ये कंपनी नहीं, वो GMM फॉडलर को मैं आपको सजेस्ट करता, क्योंकि 50% ग्लास लाइन इक्विपमेंट का जो मार्केट है वो GMM फॉडलर के पास है। ये भी एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है। GMM फॉडलर की मैनेजमेंट के इशू के वजह से इसको बेनिफिट मिला है और ये बहुत तेज़ी से भागा है, क्योंकि उधर से मार्केट कैप जो मार्केट ने छीन कर इसको दे दिया है। क्योंकि मैनेजमेंट का जो इशू है, इस जो चीज़ मार्केट कभी भी उसको अच्छी तरह से नहीं लेता है। अगर किसी कंपनी में मैनेजमेंट का इशू हो जाए और मैनेजमेंट के ऊपर कोई भी दाग लग जाए और मैनेजमेंट के ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन चले तो हर एक वो जो बड़ा इन्वेस्टर बोले और रिटेल इन्वेस्टर बोले, जो भी हो, मार्केट उसको उतना वैल्यूएशन देके नहीं चल रहा है। इसीलिए इस टाइम फ्रेम में जिधर ये शेयर आपको बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट करके दिया है, उधर GMM फॉडलर अब एक ही जोन में, एक ही प्राइस में घूम फिर रहा है। क्योंकि अभी भी उसका जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इनसाइडर ट्रेडिंग का, वो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। उसका अभी भी आउटकम नहीं निकला है। क्या उसमें मैनेजमेंट के लोग उसमें इन्वॉल्व था क्या नहीं। जब उसका आउटकम निकलेगा, अगर उसमें दोषी पाया गया तो और भी शेयर पीटेगा GMM फॉडलर। अगर उसमें निर्दोष पाया गया तो GMM फॉडलर भी बहुत तेज़ी से भागेगा। इसमें कोई बात नहीं है, ये होने वाला है। लेकिन अगर आपको सेफ चलना है तो आपको देखना पड़ेगा कि इस कंपनी में कोई भी इशू नहीं है। तो अभी इस कंपनी में कोई भी इशू नहीं है। GMM फॉडलर के माफी कि ये कंपनी भी रिटर्न जनरेट करके देता है, कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इसको ही आप चूज़ कीजिए अभी के लिए। जब GMM फॉडलर का मैनेजमेंट के ऊपर जो आरोप है वो अगर गलत साबित हो जाए, तब GMM फॉडलर में आप अपने स्टेक को इंक्रीज़ कीजिएगा और बोल सकते हैं स्टेक को बनाएगा। तब हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि GMM फॉडलर के खरीदना चाहिए क्या नहीं। अभी इस टाइम में आप इस शेयर को खरीदिए। मैं इस शेयर का देखिए, अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का चार्ट निकाल के आपको दिखा रहा है। क्यों दिखा रहे हो? अगर NSE का दिखाता है तो आपको 5 साल का जो रिटर्न दिखा रहा है वो रिटर्न आपको नहीं दिखाई देता, क्योंकि NSE में लिस्ट हुए ज़्यादा दिन इस शेयर का नहीं हुआ है। इसलिए मैं BSE का चार्ट निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। तो ये एक मल्टीबैगर शेयर है, नो डाउट। अभी चलिए अब इसका मार्केट कैप देख लेते हैं। तो आप देखिए इसका मार्केट कैप सिर्फ 4,500 करोड़ का है। बहुत ही छोटा मार्केट कैप है। अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बाकी है। और स्टॉक भी देखिए 74 का है। तो मार्केट इसको प्रीमियम वैल्यूएशन देके चल रहा है, क्योंकि ग्लास लाइन इक्विपमेंट में अभी जो शेयर लेने लायक है सिर्फ यही है। इसीलिए इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर का बहुत बड़ा नज़र है। तो इन्वेस्टर इसलिए इस कंपनी को प्रीमियम वैल्यूएशन देके चल रहा है। उसके बाद चलिए इस कंपनी के बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप देखेंगे तो फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग डिवीजन से इस कंपनी का 57% रेवेन्यू निकलता है। उसके बाद आप देखिए जो एक्सोटिक फैब्रिक एंड एलो फैब्रिक है, इसमें इसका मार्केट लीडर पोजीशन है, 60% मार्केट कैप्चर करके बैठा है। उसके बाद जो ग्लास लाइन इक्विपमेंट डिवीजन है, जिसमें हम बोल रहा हूँ आपको GMM फॉडलर मार्केट लीडर है, उसमें भी इसका अच्छा खासा प्रॉफिट निकलता है। 43% रेवेन्यू उधर से भी निकलता है। इसलिए दिखा रहा है, देखिए सेकंड लार्जेस्ट है, क्योंकि फर्स्ट तो हम बोल ही दिया GMM फॉडलर है, सेकंड HLE ग्लासकोट है। उसके बाद जो मेन चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, इसका जो फैक्ट्री 3 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है इसके पास। उसके बाद जो देखिए इसका क्लाइंट देखिए UPL, सन फार्मा, अतुल, GSK, उसके बाद PI इंडस्ट्री, SRF, जाइडास, डॉक्टर रेड्डीज, सैनोफी और बहुत सारे बड़ा कंपनी इसका क्लाइंट है। तो आप समझ पा रहे हैं कितना बड़ा इसका बिजनेस मॉड्यूल है और कितना बड़ा कंपनी के साथ इसका कोलैबोरेशन है। तो ये छोटा कंपनी जरूर है, बहुत ही छोटा कंपनी है, बहुत ही रिस्की कंपनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये फालतू कंपनी है, ये बेकार कंपनी है, ये बढ़िया कंपनी है, नो डाउट। इसमें कोई आपको डाउट करने का ज़रूरत नहीं है। चलिए अभी देख लेते हैं इसके शेयर के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो आप देखिए अभी जो इसका जो शेयर है 3,298 रुपीज़ पे चल रहा है। स्टॉक भी 72 का पहले बोल था। बुक वैल्यू देखिए, बुक वैल्यू अभी चल रहा है 206 का। उसके बाद आप डिविडेंड देखिए, डिविडेंड ये कुछ देता नहीं है, ग्रोथ कंपनी है, डिविडेंड जितना कम देगा उतना ही बढ़िया है। उसके बाद ROC देखा, 25 का ROC है, 27 का ROE है, दोनों ही बढ़िया है। उसके बाद फेस वैल्यू देखिए, 10 का फेस वैल्यू है। उसके बाद चलिए सेल्स देख लेते हैं। तो आप देखिए सेल्स जो है कंपनी का सितंबर 2021 में था 110 करोड़, दिसंबर में हुआ 129 करोड़, मार्च में हुआ 158 करोड़। तो देखिए
हर एक क्वार्टर में सेल्स इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, सितंबर में था 19 करोड़, उसके बाद हुआ दिसंबर में 22 करोड़, मार्च क्वार्टर में हुआ 24 करोड़। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, इन्फ्लेशन की वजह से और आप बोल सकते हैं जो मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है उसके वजह से, और आपका जो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया है उसके वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस और बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा बढ़ गया है, वो सब मिला के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इस कंपनी के ऊपर भी बहुत बुरी तरह असर फैला है, असर इसके ऊपर भी गिरा है। वो आप देख पाएंगे ओपीएम का भी जून 2021 में 19% होता था, जो अभी घट के हो गया है 15%। तो जिसके वजह से जो इसका नेट प्रॉफिट है वो जरूर कम हुआ है। नेट प्रॉफिट आप देख लीजिए 13 करोड़ था, उसके बाद हुआ 17 करोड़ दिसंबर में, और मार्च क्वार्टर में हुआ 18 करोड़। तो ऐसे अगर देखेंगे तो ग्रोथ है, लेकिन छोटा कंपनी जितना तेज़ी से भागता है, जितना ग्रोथ शो करता है, उतना ग्रोथ है कि कुछ क्वार्टर से शो नहीं कर पा रहा है। उसका जो मेन कॉज हम बोल ही दिया हूँ, इन्फ्लेशन है, वार है, उसके बाद जो इंटरनेशनल मार्केट पे प्रेशर है, सब कुछ मिला के जो मार्जिन का ऊपर इसका असर पड़ा है। इसीलिए कंपनी का जो आप बोल सकते हैं सेल्स वो भी डाउन उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन जरूर डाउन हुआ है। ओपीएम गिर गया है इसकी वजह से। तो ओपीएम अगर गिरेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर गिरेगा, तो नेट प्रॉफिट तो गिरता ही है, वही असर इस कंपनी के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। तो ईपीएस देखिए, ईपीएस 9.59 था, 12.33 हुआ, 12.91 हुआ। बड़ा है, जरूर बड़ा है, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए एक छोटे कंपनी के, उस तरह से ये कंपनी का जो आप बोल सकते हैं सेल्स बोलिए और नेट प्रॉफिट बोलिए नहीं बढ़ा है। इसके वजह से कंपनी इतना आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, करीब 45% डिस्काउंट। आप समझ पा रहे कितना बड़ा ये डिस्काउंट है। तो जो इस कंपनी को लेना चाहता है, अभी अच्छा मौका है, डरिए मत। इस कंपनी में थोड़ा थोड़ा करके आप एलोकेशन बढ़ाइए। चलिए अभी ईयरली सेल्स देख लेते। तो ईयरली आप सेल्स देखिए, मार्च 2020 में था 387 करोड़, मार्च 2021 में हुआ 421 करोड़, मार्च 2022 में हुआ 508 करोड़। उसके बाद देखिए ईयर वाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उतना ज़्यादा गिरा नहीं है, 17 to 19% के अंदर ही कंपनी का कामकाज कर रहा है ओपीएम। उसके बाद नेट प्रॉफिट देखिए, ईयर वाइज अगर आप देखेंगे 38 करोड़ था, 52 करोड़ है, 62 करोड़ हुआ मार्च 2022 में। तो ईयर वाइज देखेंगे तो बढ़िया ही है, लेकिन इससे भी बेहतर होना चाहिए, और होता भी अगर सिचुएशन नॉर्मल सिचुएशन होता। तो ये सब देख के अभी इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका है, ये तो इस कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए। चलिए सेल्स ग्रोथ देख लेते। तो आप देखिए 22% CAGR से इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ इंक्रीज हुआ है, इस ईयर हुआ है 21% से। उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, 36% से प्रॉफिट ग्रोथ CAGR में इंक्रीज हुआ है 10 ईयर्स में, इस ईयर हुआ है 15% से। उसके बाद आप CAGR देखेंगे तो चौंक जाएंगे, इतना बड़ा CAGR है। 57% CAGR से रिटर्न दिया है इस कंपनी में लास्ट 10 ईयर में। इस साल का है -8%। अगर ये -8% 40% भी होता तो इसका जो CAGR निकलता करीब 70% निकलता जो पहले था। 70% CAGR से हर एक जो दो ग्लास लाइन इक्विपमेंट का जो दोनों कंपनी है रिटर्न दिया है 10 ईयर में, लेकिन एक मैनेजमेंट की वजह से नीचे आ गया है, और एक का जो कारण है हम दिखाई दिया आपको, ये जो अभी मार्केट का सिचुएशन है इसके वजह से इसका बिजनेस में के ऊपर असर पड़ा है, ओपीएम के ऊपर असर पड़ा है, जिसके वजह से रिटर्न इतना कम हुआ। इसके वजह से रिटर्न आपको 10 ईयर में 57% दिखा रहा है, नहीं तो 70% दिखाता था। चलिए उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते। तो आपको दिखाई देगा प्रोमोटर जो है इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव है, ज़्यादा कुछ सेल नहीं किया है इतना क्वार्टर से। 70% स्टेक प्रोमोटर के पास ही है। पहले 71% स्टेक होता था, जून 2021 में सिर्फ 1% स्टेक सेल किया है। अभी दिसंबर में भी 70% था, अभी भी 70% ही है। उसके बाद एफआईएस देखिए, हर एक कंपनी में एफआईएस ने सेल किया, माल बेच रहा है, लेकिन इस कंपनी में आप देखिए एफआईएस स्टेक इंक्रीज कर रहा है। 3% स्टेक था जून 2021 में, उसके बाद सितंबर में हुआ 3.67, उसके बाद दिसंबर में हुआ 5.03, अभी है 5.02। मतलब आप समझ पा रहे हैं एफआईएस जानता है इस कंपनी का पोटेंशियलिटी, इस कंपनी कितना रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, कितना तेजी से रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, ये सब चीज़ एफआईएस जानता है, इसलिए एफआईएस ने इतना तगड़ा बाई किया है इस शेयर में। उसके बाद डीआईएस देखिए, डीआईएस कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, अभी दिखाई दे रहा है 0.85% स्टेक एक ही टाइप का है, आप बोल सकते हैं कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है स्टेक में। और पब्लिक देखिए, पब्लिक का स्टेक जून 2021 में 24% था, जो अभी घट के हो गया 23.81%। तो पब्लिक कुछ स्टेक इसमें बेचा है। तो ज़्यादा कुछ तो माल अवेलेबल नहीं है, 70% तो प्रोमोटर के पास ही है। उसके बाद जो कुछ माल है पब्लिक के पास 23% है और एफआईएस के पास 5% है। चलिए अभी इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन कौन प्राइस में इस शेयर को आप खरीद सकते हैं। चलिए एचडी ग्लासकोट का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है अभी ये शेयर 3297 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है फ्राइडे के दिन। इधर आप देखिए 3000 रुपीज़ के करीब इसका एक सपोर्ट है। तो अगर आप ये शेयर को खरीदना चाहते हैं, जिसके पास इसका एलोकेशन पहले से ही मौजूद है, उसका लेवल होगा 3000। उसके बाद जो ये शेयर का नीचे जो लेवल है बहुत ही पीछे है 2750 पे, उसके बाद इसका सपोर्ट है। तो ये दो लेवल आप पकड़ के चलिए, ये दो लेवल पे आप कुछ शेयर खरीद के अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। और जिसके पास एक भी शेयर नहीं है, इस प्राइस में भी आप कुछ शेयर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये शेयर करीब 45% डाउन हो गए, तो अपने हाई से बहुत ही नीचे आपको मिल रहा है। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इस प्राइस में भी आप कुछ शेयर इसका खरीद सकते हैं। RSI भी आपको दिखाई देगा सिर्फ 44 का चल रहा है, तो RSI भी बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है। तो इस प्राइस में आप कुछ माल जरूर खरीद सकते हैं। लेकिन जिसके पास इस कंपनी का स्टेक
एक ऑलरेडी मौजूद है वो थोड़ा रुक जाइए और इंतज़ार कीजिए 3000 का। उसके बाद जो बाइंग प्राइस होगा 2750 का। उसके बाद जो प्राइस है मैं आपको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत ही पीछे है 2250 रुपीज़, जिसको बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मेरे को लगता नहीं है उस प्राइस में ये जाएगा, तो इस वो बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। चलिए उसके बाद जो RSI बोल रहा हूँ आपको 44 चल रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ जिसके पास एक भी शेयर नहीं है, जो अभी प्राइस चल रहा है 3297 का, इस प्राइस में भी कुछ माल ले सकते, आपको लॉस लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। अगर आपके पास इसका जो कुछ क्वांटिटी मौजूद है तो आप थोड़ा रुक के जो प्राइस बोला 3000 और 2750 का, वो दो प्राइस में आप हम कुछ माल खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लेकिन आपको इस शेयर में एलोकेशन का ध्यान बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। 5% से ज़्यादा एलोकेशन देना इस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा क्योंकि ये वेरी रिस्की कैटेगरी का शेयर है, ये आपको समझ के चलना चाहिए। जिसका 10 लाख का आप बोलते हैं पोर्टफोलियो होगा वो सिर्फ 50K तक इसमें इन्वेस्ट करिए। जिसका 20 लाख 30 लाख का होगा 75K, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते, उससे ज़्यादा मत इन्वेस्ट करिए। 75K सबसे बेहतर रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये कंपनी का शेयर जितना तेज़ी से ऊपर जाता है उतना तेज़ी से गिरता भी है, रिस्की बहुत है ये शेयर। जब कोई पोर्टफोलियो बिल्ड करता है लॉन्ग टर्म के लिए उसको ज़रूर याद रखना चाहिए जो उसका जो पोर्टफोलियो है वो अच्छी तरह मैनेज पोर्टफोलियो हो। रिस्की कंपनी जरूर हो लेकिन उसका जो एलोकेशन है वो लिमिटेड हो, ज़्यादा एलोकेशन रिस्की कंपनी में ना हो, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। इसलिए जो प्राइस में बोला हो उस प्राइस में इस शेयर को आप बाई कीजिए, लेकिन अपने एलोकेशन को कंट्रोल करके रखिए। चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ बेल आइकन को दबा के ऑल जरूर कर लेना। मिलते हैं कल के दिन दूसरा कोई वीडियो लेके। थैंक यू वेरी मच।